हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत पढ़ लिया अकाउंट्स, बहुत पढ़ लिया कोई और सब्जेक्ट। अब आ जाओ इको पे दोबारा स्टार्ट करते हैं। इको के अंदर हम लोगों ने कहां तक का काम कर दिया सर? इकोनॉमिक्स में 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैंकिंग को पढ़ लिया था, यानी बैंकिंग तक का काम पूरा हो गया। हमने नेशनल इनकम में 4 चैप्टर्स किए थे, 4 चैप्टर यानी पूरी यूनिट खत्म कर ली थी और मनी एंड बैंकिंग को खत्म कर लिया था। आज की वीडियो ना उन सारी वीडियो से मैं कहूंगा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी अप होगी, क्योंकि आज की वीडियो में वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको 90% 12th क्लास का बच्चा छोड़ के जाने की कोशिश करता है या इसके कॉन्सेप्ट से डरता है। सर पर डरने वाली कोई चीज ही नहीं है, मैं समझाता हूं ना। तुम्हारा भाई यहां खड़ा है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं समझाता हूं। क्या चैप्टर है सर? एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 7, 8, 9। एक ही यूनिट है, साथ में करनी पड़ेगी हमें। बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग संदीप गर्ग या अदर राइटर भी ले सकते हो। संदीप गर्ग के कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बहुत आसान बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आराम से पूरे बोर्ड का कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। मैं भी नोट्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में देता रहूंगा, वहां से भी कर सकते हो। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शुरू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग एग्रीगेट डिमांड को शुरुआत कर देंगे, एग्रीगेट सप्लाई तक के कॉन्सेप्ट कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। डिटेल में देखना, बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहती है। तो चलिए, हाँ, साथ में नोटबुक और पेन जरूर ले लेना, वो बहुत जरूरी है, और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। हाँ जी बच्चों, अगर हम बात करें हमारे चैप्टर नंबर 7 विच इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की, तो बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही ज्यादा एक नॉलेजेबल चैप्टर। अगर आपने नेशनल इनकम चैप्टर को डिटेल में समझा है तो इस चैप्टर को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान देना, नेशनल इनकम इसको करने के लिए जरूरी है। कई सारे स्कूल्स में ऐसा हो जाता है कि बेटा डायरेक्टली ये वाला चैप्टर शुरू करवा दिया जाता है, तो ट्रस्ट मी वहां धोखा हो रहा है। वहां पर बिलीव मत करना, पहले आपको नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, तभी इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ पाओगे। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बेटा अगर आपको याद हो, जब आप छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, कौन सी क्लास में थे? 11th क्लास में होते थे। तो 11th क्लास में आपने ना पढ़ा था कि आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के टूल्स होते हैं डिमांड और सप्लाई, और यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के टूल होते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। यानी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का टूल को कंसीडर कर रहे हैं, विच इज द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। तो पहले हमारे पास बात आती है एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। ध्यान से सुनो बेटा, एग्रीगेट डिमांड यानी देश में होने वाली टोटल डिमांड। एग्रीगेट वर्ड का मतलब है टोटल, यानी मैं बात कर रहा हूं टोटल डिमांड की। सिंपल सी बात है जी, टोटल डिमांड की बात हो रही है। अब अगर मैं टोटल डिमांड की बात करूं तो देश में डिमांड कहां कहां से आ सकती है, देश में कौन कौन लोग हैं जो डिमांड कर सकते हैं? जी सर, देश में जो डिमांड कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं कौन लोग? प्राइवेट लोग। सर अब आगे इतनी जल्दी पहुंच गए? बेटा अगर मैं आगे पहुंचूंगा तभी पीछे वाला समझ आएगा। हर चीज को पढ़ने का एक प्रोसेस होता है। ध्यान से देखो, देश में डिमांड कर सकते हैं प्राइवेट लोग। प्राइवेट यानी कि हम आप किस चीजों पे सर? कंजम्पशन करने के लिए, यानी कि हम लोग हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड कंजम्पशन करने के लिए डिमांड करते हैं, जिसको बोला जाता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एक डिमांड यहां से आ गई जिसको सी से डोनेट किया जाता है, कंजम्पशन। फिर एक डिमांड की जाती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू, ये भी प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, यानी जो देश में प्राइवेट फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट करी। देखो ये वाला प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था जो हमने घरों में कंज्यूम कर लिया। अब देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां पर डिटेल में समझा हुआ क्या होता है? नेशनल इनकम में। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में भी बातें की थी हमने नेशनल इनकम में। तो यहां पर हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत सारी नेशनल इनकम से जुड़ी हुई। तो हम लोग बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो किया जाता है किसके थ्रू सर? अगेन प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। देखो क्या लिखा हुआ था ऊपर वाले में, अगर पढ़े, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। यानी जो हमारे पास हाउस होल्ड है वो अपनी डिमांड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं उसको हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें, देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कैपिटल गुड्स by the private firms to increase their production capacity. These capital goods are in the form of machinery, building, land, etc. यानी जो प्राइवेट लोग हैं वो अलग अलग एसेट्स पे खर्चा जो कर रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, जिससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है जी, समझ आता है। डिमांड हो सकती है हमारे पास यहां से, डिमांड हो सकती है यहां से। सर देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे डिमांड होगी, अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करोगे तब भी तो इन चीजों की डिमांड कर रहे हो ना। देखो सर,
अगर हमने मान लो मशीनरी खरीदी तो मशीनरी को बनाने में क्या लगा होगा, रॉ मटेरियल से क्या हुआ होगा सर, डिमांड जनरेट हुई होगी। सिमिलरली बिल्डिंग को बनाने में बहुत सारा रॉ मटेरियल लगा होगा। अगर हम बात करें इसके अलावा डिमांड आ सकती है गवर्नमेंट सेक्टर से, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू। अब गवर्नमेंट तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। ये देखो, रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी एंड ऑल्सो द कैपिटल फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट के खर्चे की बात कर रहा है, यहां से भी डिमांड आती है। उसके अलावा नेट एक्सपोर्ट्स, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, दैट इज x minus m, whereas x is stand for exports and m stands for imports। यहां पर आएगा imports, यानी यहां पर आप बात कर रहे हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, नेट एक्सपोर्ट की। बेसिकली देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है नेट एक्सपोर्ट्स के थ्रू भी हमारे पास जो डिमांड है वो देश में आती है। देखो अगर हमारे पास मान लो एक्सपोर्ट की डिमांड ज्यादा आ रही है, यानी बाहर से परचेस ज्यादा आ रही है, बाहर से ऑर्डर ज्यादा आ रही है, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना के बेचेंगे बाहर, तो इसका मतलब बाहर की डिमांड को पूरा करने के लिए देश की एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। तो यानी यहां कह रहा है एग्रीगेट नेट एक्सपोर्ट भी एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट बन गया। कह रहा है कि आप ना इन चारों कंपोनेंट को प्लस कर दो तो आपके पास टोटल एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। जैसे देखो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या बन जाते हैं, जिसको हम एडी से भी डिनोट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी से डिनोट किया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई से डिनोट किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी से डिनोट किया, नेट एक्सपोर्ट को x माइनस एम से डिनोट किया। तो हमारा एडी का फॉर्मूला बन गया c प्लस आई प्लस जी प्लस x माइनस एम। अब सर एक बार डेफिनेशन पे भी चल लो, क्या कह रहा था, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all these sectors are planning to buy in an economy at a given level of income over a given period of time. For example, consumer goods, services and capital goods. देखो ध्यान से सुनना, aggregate demand refers to the total amount of final goods and services which all the sectors are planning to buy. क्या लिखा था, देखो जो देश में सेक्टर था, सारे 4 सेक्टर पढ़ लिए, हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो प्राइवेट फर्म्स के थ्रू होगा, यानी हाउस होल्ड हो गया, फर्म्स हो गया, फिर उसके अलावा हमने पढ़ा गवर्नमेंट सेक्टर और ये नेट एक्सपोर्ट फॉरेन सेक्टर। ये देश में सेक्टर थे, इन चारों सेक्टर के थ्रू जो डिमांड होगी उसका अमाउंट अब प्लस कर लो, एग्रीगेट डिमांड निकल आएगी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब ये चारों डिमांड जो कर सकते हैं कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज या कैपिटल गुड्स पे कर सकते हैं। देखो बेटा मैंने कहा था आपको कि नेशनल इनकम पढ़ना जरूरी है। इन चारों सेक्टर्स के बारे में ना पहले आपने नेशनल इनकम में ही पढ़ा था कि ये 4 सेक्टर हमारे देश में होते हैं, कि कौन कौन से सेक्टर, प्राइवेट हाउस होल्ड, फर्म्स, फिर उसके बाद गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। ये चारों पहले हमने नेशनल इनकम में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें पढ़ा था, तो उसके थ्रू ही यहां पर एक काम बन रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन हो गई ये रही कि ये एक टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय ऑल दी सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। और ऑल द सेक्टर कौन कौन से है हमारे पास, जो हमने 4 सेक्टर ये पढ़े हैं। ठीक है सर, ये तो एग्रीगेट डिमांड की ब्रॉडर डेफिनेशन हो गई। बट हमारा जो कोर्स है ना बेटा, वो एग्रीगेट डिमांड ना हम लोग 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ेंगे। आई होप सो ये दिख रहा है आपको, ये 2 सेक्टर मॉडल के हमने अंदर एग्रीगेट डिमांड पढ़नी है, यानी हमारी एग्रीगेट डिमांड से 2 सेक्टर से आएगी। कौन कौन से सेक्टर है वो, सर हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड आएगी, ध्यान से सुनना, इन अ 2 सेक्टर मॉडल इट इज अज्यूम्ड दैट एग्रीगेट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। दैट मींस कि हम लोग जो एग्रीगेट डिमांड कंसीडर करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लोगों की और इन्वेस्टमेंट यानी कि प्राइवेट फर्म्स की, प्राइवेट कंजम्पशन प्राइवेट फर्म्स, यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर मॉडल में बना कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं मेरे लिए एडी का फॉर्मूला हुआ सी प्लस आई। ये आपके सामने इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला भी निकल के आता है। आई होप सो समझ आता है आपको ये। आगे बढ़े, यहां पर बोल रखा है कि जहां पर सी को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोट करता है, आई को इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के थ्रू देखा और एक ग्राफ के थ्रू देखा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सर इस टेबल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और टेक्निकल है, नॉलेज आपकी 7वें आसमान पे होगी अगर आपको टेबल समझ आती है तो। क्या कह रहा है टेबल में, सर देखो इनकम है एक हमारे पास, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है और एग्रीगेट डिमांड है। कह रहा है इकोनॉमी में डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम गिवन है। जीरो इनकम होती है 100 करोड़, 200 करोड़, 300, 400, 500, 600 करोड़ की इनकम हो रही है इकोनॉमी में। अब इनकम के बेस पे कंजम्पशन, आप लोग मुझे बताइए सर, जब आपकी इनकम बढ़ती है क्या आप अपने घरों में कंजम्पशन बढ़ाते हो? हाँ सर बिल्कुल बढ़ाते हैं। तो देश में जब इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमी का कंजम्पशन नहीं बढ़ाएगी? सर बिल्कुल बढ़ाएगी। ठीक है, देखो पर एक बात बताओ बेटा कि अगर मान लो कि आप कुछ भी नहीं कमा रहे, यानी जीरो इनकम पे हो, तो क्या खाना नहीं खाओगे, क्या पानी नहीं पियोगे? हाँ सर ये चीजें तो करेंगे, यानी आप फिर भी कुछ ना कुछ खर्चा तो करोगे। दिस इज कॉल्ड द बेसिक सर्वाइवल एक्सपेंडिचर। अगर आप हमारी टेबल में देखोगे
जीरो इनकम के ऊपर भी खर्चा है। सर इनकम जीरो है, कंजम्पशन का मतलब खर्चा कहां से कर रहे हैं? सर ये खर्चा वो है जो बेसिक सर्वाइवल के लिए रोटी कपड़ा और मकान पे किया जा रहा है। कहां से किया जाता है ये खर्चा? सर ये खर्चा किया जाता है प्रीवियस सेविंग से, यानी आपने पहले कुछ पैसा बचा के रखा होगा। सर अगर पहले का पैसा ना हो तो बेटा आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी होगी, यानी अपनी एसेट्स को बेच दिया होगा, या फिर बोरिंग्स कर ली होंगी, पर खर्चा तो करोगे, बेसिक सर्वाइवल एक्सपेंडिचर तो करोगे। तो ये वही वाला खर्चा है। उसके अलावा जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है आपका खर्चा भी बढ़ता जाता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, काम को सिंपल रखने के लिए, कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए हम लोग हमारा जो खर्चा है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ा रहे हैं। अगर आप नोटिस कर पाओ तो इनकम हमारी हर बार 100 करोड़ से बढ़ी है, खर्चा हर बार 80 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में। आई होप सो अभी आपको इतना समझ आ रहा है कि जब हमारी जीरो इनकम थी 40 खर्चा था, 100 इनकम पे 120 खर्चा हो गया, 200 पे 200 खर्चा हो गया, यानी हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है खर्चा बढ़ाते जा रही है। यहां पर कुछ स्पेशल टर्म्स है कि जो जीरो इनकम पे खर्चा होता है ना, इसको हम सी बार से डिनोट करते हैं और इसको बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोला जाता है जी? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और डिनोट करते हैं सी बार से। आई होप सो समझ आता है कि सी बार से डिनोट किया जाता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इसको बोलते हैं। फिर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है उसमें हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन के साथ साथ न्यू कंजम्पशन भी होता रहता है, क्योंकि इनकम बढ़ने से हम खर्चा बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। क्योंकि बेसिक सर्वाइवल के बाद जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं बाकी चीजों पर भी खर्चा करता हूं जिन पे पहले इनकम ना होने की वजह से नहीं कर पा रहा था। ओके, तो ये देखो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ। तो ये तो मेरा कंजम्पशन की फिगर आ गई, इनकम के साथ साथ कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन में कह सकता हूं कि मेरे पास एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। मेरा इनकम में एंड कंजम्पशन में, इन दोनों के अंदर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। फिर उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो अब ना हमारी बुक है, आपकी कोई भी बुक उठा के देख लो, आप ना उसमें इन्वेस्टमेंट को ना कांस्टेंट मान रहे हो एवरी लेवल पे। कांस्टेंट का मतलब चाहे आप 0 की इनकम पे हो चाहे आप 600 की इनकम पे हो, इन्वेस्टमेंट को एवरी टाइम आप 20-20-20-20 लेके चलोगे। सर कारण क्या है इसका? इसका कारण तो बताइए कि इन्वेस्टमेंट 20-20 क्यों है? बेटा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बुक में लिखा हुआ जाके देख लो। यानी इसे सिंपल रखने के लिए एनालिसिस को ये है। बेटा मैं आपको असली कारण बताता हूं, आपको बहुत ही रेयर बुक्स में मिलेगा कि ये असली रीजन आपको मिल जाए। इसका असली रीजन है कि हमारी जो इकोनॉमी काम कर रही है वो शॉर्ट रन में कर रही है, और हम लोग स्टडी भी शॉर्ट रन में कर रहे हैं। और शॉर्ट रन में कभी भी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज नहीं किया जाता, इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग रन में इंक्रीज किया जाता है। इसीलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मान के चलते हैं और बोलते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब इट विल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ कंजम्पशन, सॉरी इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम, यानी इनकम जो मर्जी हो हमारी इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट समझ आ गया। चाहे 600 की इनकम तब भी इन्वेस्टमेंट 20 रहेगी, 100 की इनकम तब भी 20 रहेगी, 0 की इनकम तब भी 20 रहेगी। यानी हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम पे इफेक्ट नहीं करती, इनकम से इफेक्ट नहीं करती। अच्छा हमने क्या पढ़ा था जी? एडी का फॉर्मूला क्या है जी? ये देखो सी प्लस आई, तो आप अपने सी प्लस आई को प्लस करो, एडी आ गया हमारे पास। देखो 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140, 220 300 380 460 540। समझ आ रहे जी? ये हमारा एडी आ गया। अब देखो एडी भी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी एडी भी बढ़ता जा रहा था। ठीक है, यानी एग्रीगेट डिमांड और इनकम के अंदर भी मैं कह सकता हूं कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला? पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिला। इसमें भी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एडी, इनके बीच में भी मुझे पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है। क्यों? जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एडी भी बढ़ रहा है। अब अगर इस एग्रीगेट डिमांड को, इस कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ही जरूरी ग्राफ है, बेसिक ग्राफ है। ये चैप्टर ग्राफ पे बेस्ड है, और ग्राफ को अपने हाथ से बना लेना। जो साथ में नोटबुक लेके बैठे हो, पेन लेके बैठे हो, उसका यूज करो बेटा। साथ में क्या यूज करना है ध्यान से देखिए। आप करना क्या चाह रहे हो? हम करना चाह रहे हैं अपने एग्रीगेट डिमांड को, कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को इस ग्राफ पे प्लॉट करना चाह रहे हैं। चलो सबसे पहले हम पकड़ते हैं इन्वेस्टमेंट को, सबसे इजी। ये कर्व पे हमने लिया इनकम, वाई एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लेके चल रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं? एडी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड लेंगे। देखो इस पे 3 चीजें लेंगे, एग्रीगेट डिमांड भी ले लेंगे, कंजम्पशन भी ले लेंगे, और इन्वेस्टमेंट भी ले लेंगे। यानी वाई एक्सिस पे हम लोग तीनों चीजें बनाएंगे। पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट कर्व बना रहे हैं, ध्यान से देखना। इनकम देखो 0 थी, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 20। सपोज इस वाले लेवल को 20 एज्यूम कर रहा हूं। इनकम 100 200 300 400 500 600 हुई, पर हमारी इन्वेस्टमेंट तो हर बार 20 20 20 20 और 20 रही।
यानी इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमारी इनकम जो मर्जी हो, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। देख सकते हैं जी, इनकम बढ़ रही है, यहां पर देखो इनकम 100, फिर से दिखा रहा हूं ध्यान से देखो, 200 हुई, फिर 300 भी हुई, फिर 400 भी हुई, 500 भी हुई, और इसके आगे भी गई है 600 भी हुई। मतलब मैं यहाँ मार्जिन के हिसाब से देख रहा हूं। तो देखो ये 20 का लेवल है सपोज, तो इस 20 में यहां पर ही रही, यहां रही, यहां रही, यहां रही। तो अगर मैं कर्व बनाऊंगा तो मेरा एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर्व इस तरीके से बन जाएगा इन्वेस्टमेंट कर्व। आई होप सो सबको समझ आता है। समझ आता है तो कमेंट में लिख दो सर बहुत अच्छा समझ आ रहा है, चैप्टर बढ़िया हो रहा है। उसके बाद ऊपर चले, हम आ गए हमारे सेविंग पे। अब देखो हम लोग सेविंग बोल रहा हूं, माफ करना बच्चों। हम लोग पहले हमने इन्वेस्टमेंट कर्व बना लिया, इन्वेस्टमेंट के बाद कंजम्पशन कर्व को देखो। कंजम्पशन कर्व जीरो लेवल पे कितना है सर? 40। जीरो लेवल पे कहां से शुरू हो रहा है? देखो 20 ये था तो ये एज्यूम किया 40, जीरो लेवल पे उसका डबल, यानी कि देखो ये 20 था, ये 40 था, यानी यहां से शुरू हो रहा है। और हमने देखा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। वाई सर, ऐसा क्यों है कि आपका कंजम्पशन जो इंक्रीज हो रहा है इनकम में इंक्रीज से कम इंक्रीज हो रहा है? काहे, क्यों हो रहा है ऐसा? बेटा इसको होने का रीजन है कि जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आप सारा का सारा पैसा खर्च नहीं देते हो, कुछ ना कुछ पैसा सेव कर लेते हो फ्यूचर के लिए। इसीलिए इनकम बढ़ रही है बट कंजम्पशन हमारा उससे कम बढ़ रहा है। ओके, तो ये रीजन है कि हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व तो है, बट हमारा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम से कम है। और ये स्टार्ट हो रहा है अबव रीजन। अबव रीजन क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि जीरो लेवल पे भी हमारा 40 का कंजम्पशन था, और मैंने आपको बताया था कि जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन होता है उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, सी बार से डिनोट करते हैं। तो सी बार इज आवर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ओके जी, उसके बाद हमारा एडी बन जाता है। एडी कैसे बनता है? इन कंजम्पशन को, ध्यान से सुनो, इस कंजम्पशन कर्व को और इस इन्वेस्टमेंट कर्व को प्लस करके मैं कह सकता हूं एडी और कंजम्पशन के बीच में सिर्फ इन्वेस्टमेंट का फर्क है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सब लेवल पे सेम 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 चली है। यानी कि यहां पर सर ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये और कुछ नहीं है, 20 की इन्वेस्टमेंट ही है। So I can say that AD curve, difference between AD and consumption curve is what? Nothing but the investment, है ना? कह सकता हूं ना मैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है और कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट है, यहां पर दिखाया भी हुआ है। और ये कर्व हमेशा पैरेलल चलेंगे, यानी इन दोनों का गैप हमेशा सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। तो आई होप सो समझ आता है। एडी यहां से क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि सर इसके अंदर आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों जुड़े हुए हैं। 40 का कंजम्पशन, 20 का इन्वेस्टमेंट, यानी अंडरस्टूड है ये वाला कर्व 60 से स्टार्ट हुआ होगा। समझ आता है बेटा चीज? और फिर अपवर्ड स्लोपिंग मूव हो रहा है क्योंकि एडी और इनकम के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर इतना पढ़ के आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो बेटा कहीं समझ नहीं आएगा, क्योंकि इतने आसानी से कोई नहीं समझाने वाला। ठीक है, ध्यान से समझो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था एग्रीगेट डिमांड। बहुत डिटेल में समझा दिया मैंने, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए, आओ पढ़े और खत्म करें। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट द एग्रीगेट डिमांड। आई होप सो सबने ग्राफ बना लिया है, एक बार अच्छे से बना लो अपनी कॉपी में, जरूरी है बनाना। देखो हमने यहाँ पर नंबरिंग यूज नहीं करी है। क्यों नहीं करी? क्योंकि बेटा अलग अलग नंबर थे, करना चाहो तो कर भी सकते हो सकता है आपकी बुक में करे भी हो, नॉट अ बिग डील है। ओके, मैंने फिर भी नंबर यूज करके बता दिया आपको। अगर अब यहां देखे, देखो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी हम सी प्लस आई की बात कर रहे हैं सर, पता है बचपन में पता लग गई थी ये बातें। तो investment expenditure is assumed to be autonomous, which means it will remain constant at all levels of income। हाँ सर, ये भी हमें बचपन में पता लग गया था कि इन्वेस्टमेंट को हम लोग ऑटोनमस लेके चलेंगे, ले भी रहे हैं। फिर आगे बढ़े, आगे हमें पॉइंट में दिखता था इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन इनकम लेवल। देखो हमें दिख भी तो रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पेपर में 1 मार्क पे पूछा भी जा सकता है, बताओ जी इन्वेस्टमेंट कर्व की शेप कैसे होती है? सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। आगे बढ़े, आगे क्या कह रहा है? कंजम्पशन विल बी पॉजिटिव इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम as the minimum level of consumption is done for survival. This consumption is known as autonomous consumption, जिसको C बार से डिनोट करते हैं। कह रहा है कंजम्पशन विल बी पॉजिटिव इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। देखो जो दिख रहा है हमें, हमारा पॉजिटिव कंजम्पशन रहेगा भले ही जीरो लेवल ऑफ इनकम हो। क्यों? क्योंकि ये बेसिक सर्वाइवल कंजम्पशन, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज डन फॉर द सर्वाइवल, ये होता है और इसको डिनोट करते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार से।
The slope of consumption curve is positive, which shows that when income increases, consumption also increases. कह रहा है slope of consumption curve, याद करो ऊपर अभी बनाया था ना, consumption curve का slope ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है. क्यों? वो ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता हुआ जा रहा है. फिर कह रहा है starting point of the AD curve is above the zero as there is always minimum level of consumption and investment in the economy. कह रहा है जो हमारा AD कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी ओरिजिन से ऊपर है. क्यों? क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा AD कर्व ओरिजिन के ऊपर बन जाता है. खत्म सर, खत्म. AD पूरा पैक ही हो गया, AD में कुछ है ही नहीं. और सर एक कॉन्सेप्ट और करा दो, इतनी जल्दी मत जाओ. ठीक है बेटा, लो सुनो, एक कॉन्सेप्ट और सुनो. कॉन्सेप्ट है हमारा एग्रीगेट सप्लाई का. इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे. ओके बेटा, ठीक है. देखो एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट में क्या कहता है. देखो ये चैप्टर में यही तो दो मेन कॉन्सेप्ट है. अगर आपको ये समझ आ जाता है पूरा चैप्टर तो ऐसे समझ आ गया आपको. ध्यान से सुनो, एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहा है. चलो एग्रीगेट सप्लाई हटाओ, मुझे नेशनल इनकम की डेफिनेशन बताओ. नेशनल इनकम की डेफिनेशन जब छोटे छोटे बच्चे होते थे, नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ा था आपने तब पढ़ी थी. क्या डेफिनेशन थी बेटा? सर नेशनल इनकम का मतलब होता था वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन फिस्कल ईयर या फिर गिवन फाइनेंशियल ईयर. यानी एक साल में आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू प्रोड्यूस करी उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं. वैल्यू को, गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं, वैल्यू को. सर एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है फिर? बेटा एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन है जो ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो बेचना चाहते हैं. यानी द एग्रीगेट सप्लाई मींस ऑल द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू सेल. जो बेचना चाहते हैं. सर एक बात बताओ, जो मैं बेचना चाहता हूं वही तो मैंने बनाया, और जो बनाया वो नेशनल इनकम है. तो मैं कह सकता हूं जो मैंने बनाया और जो मैं बेचना चाहता हूं वो दोनों सेम है. इसका मतलब मेरा एग्रीगेट सप्लाई और कुछ नहीं, मेरा नेशनल इनकम है. तो आई कैन से दैट, सही तरह लिख दो बेटा, एक्स नहीं है वाई है. ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई और कुछ नहीं, मेरा नेशनल इनकम है विच इज द वाई. नेशनल इनकम को वाई से डिनोट करते हैं. तो मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझ गया कि जो मेरा एएस होता है वो और कुछ नहीं होता, नेशनल इनकम विच इज वाई होता है. अब ये पूरे कॉन्सेप्ट को आपको यहां पर समझाया गया. ध्यान से सुनो, एग्रीगेट सप्लाई इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू सप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी यहां पर वही जो मैंने डेफिनेशन बोली थी कि एएस का मतलब है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है जो इकोनॉमी में ऑल द प्रोड्यूसर्स मिलके अपनी वैल्यू जो है प्लानिंग टू सप्लाई कर रहे हैं, कितना वो बेचना चाहते हैं. तो एग्रीगेट सप्लाई को वाई बोला गया. क्यों बोला गया? इसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि नेशनल इनकम की भी सेम डेफिनेशन होती है. ध्यान से सुनो, फिर कह रहा है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई क्या आता है. देखो जो कंपोनेंट हमारे पास इनकम के होते हैं वही एएस के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है. कह रहा है इनकम के जो कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स होते हैं ना वो कंजम्पशन और सेविंग होता है. सर क्यों? इनकम में से तो कुछ पैसा इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, तो इनकम का कंपोनेंट तो हमारे पास कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है. पर बेटा आप तो इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मान के चल रहे हो, ये राज की बात है. ध्यान से सुनो, सबको बता दो कि सर हम तो इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मानते हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो चेंज होगी नहीं. दैट मींस कि हमारा जो भी चेंज आएगा वो किस में आएगा सर? सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन या फिर सेविंग्स में. यानी या तो मैं मेरी इनकम में से कंजम्पशन कर सकता हूं या सेविंग कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम काम शॉर्ट रन में कर रहे हैं. तो इन शॉर्ट मेरी इनकम का फॉर्मूला सी प्लस एस हो गया, या फिर कह सकता हूं एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस हो गया, क्योंकि दोनों एक ही चीज है. ये देखो यहां पे कंजम्पशन एंड सेविंग आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल एंड ग्राफ गिवन है हमें. पहले देखो एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस बोला गया, जहां पर सी कंजम्पशन है, एस सेविंग्स है. तो एएस का फॉर्मूला लिखा. अब क्या है हमारे पास? इनकम और कंजम्पशन वही वाला है जो आपने, ये देखो जब आपने वो सदियों पहले पढ़ा था, ये देखो क्या पढ़ा था, इनकम और कंजम्पशन सेम था. यही वाले शेड्यूल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. अब देखो इनकम और कंजम्पशन वही वाला है. आप अपनी इनकम में से कंजम्पशन हटा दो, यानी इनकम में से वो चीज हटा दो जो खर्चा किया, तो क्या बचेगा? जो सेव किया. अंडरस्टूड सी बात है सर. इनकम में से खर्चा हटा दूं तो वो बच जाएगा जो मैंने सेव किया. ये देखो जी, इनकम में से कंजम्पशन हटाया, जीरो इनकम थी, 40 का खर्चा था. इसका मतलब जीरो इनकम में 40 के खर्चे का क्या मतलब है? सर मैंने -40 सेव किया. ऑब्वियसली बेटा पिछला उठा के खर्च दिया होगा, तो सेविंग नेगेटिव में चली गई, -40. फिर मेरी इनकम बढ़ी 100, खर्चा हो गया 120, यानी अभी भी आप पिछला 20 यूज कर रहे हो, तो सेविंग -20. यहां पर इनकम 200 हो गई, खर्चा भी 200, सेविंग 0 हो गई. ओके, 300 खर्चा 280, 300 इनकम 280 खर्चा, 20 की सेविंग. 400 इनकम 360 खर्चा, 500 इनकम 440 खर्चा, 440. ये आ गया आपका सेविंग लेवल. लास्ट में 600 की इनकम पहुंच गई, खर्चा हो रहा है हमारा 520,
तो सेविंग हो रही है 80 की। आपका एएस क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ये देखो यहां लिखा था, दोनों को प्लस करो, 40 प्लस का 40 माइनस का 0, 120 प्लस का 20 माइनस का 100, 200 0, 200, 280 प्लस 20, 360 प्लस 40, 440 प्लस 60, 520 प्लस 80, ये आ गया। सर एक जादू दिखाऊं, ये देखो जादू, आपका इनकम और सेविंग दोनों इक्वल हो गए। यही तो सर चिल्ला चिल्ला के मैं प्रूफ कर रहा था। ठीक है, सबको स्कीम पता लग गई बेटा चिल्ला चिल्ला के कि दोनों चीज सेम होती है। ओके, यही स्कीम थी यहां पर और कुछ नहीं है। आओ इसको प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। कह रहा है आपका जो सेविंग कर्व है, सॉरी आपका जो एएस इनकम कर्व है या फिर एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, वो एक 45 डिग्री की लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। क्यों सर? 45 डिग्री का मतलब है कि देखो इनकम जो है वो एएस के इक्वल होनी चाहिए। अगर आप यहां पर इनकम रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहां पर आप लोग कंजम्पशन सेविंग, कंजम्पशन एंड सेविंग का मतलब आप एएस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दोनों चीज तो सेम ही है, दोनों चीज सेम है। 45 डिग्री का सिग्निफिकेंस ये है कि आपका जो पार्ट यहां पर है उतना ही पार्ट यहां पर आएगा। इन दोनों को अगर इक्वल रखना है तो एएस को आपको 45 डिग्री का सिग्निफिकेंस देना पड़ेगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि सर जितना मैंने बनाया है उतना ही तो मैं बेचूंगा, तो मेरी एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों सेम हो गई। तो अगर मुझे सेम रखना है तो 45 डिग्री का कर्व यहां पर एक देना पड़ेगा। तो ये बेटा यहां तक का कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। आप अगर यहां से बनाओगे भी ना, एएस को यहां पर उठा के रखोगे कि इस डिफरेंट डिफरेंट 100, 200, 300, 400, 500, 600 पे, यहां पर ये भी हमारा 100, 200, 300, 400, 500, 600 ही था, कर्व बनाओगे तो 45 डिग्री का कर्व ही बन के आपके सामने आएगा। उसका सिग्निफिकेंस है कि हाँ सर हमारा जो 45 डिग्री का कर्व है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जितना इनकम है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई भी है। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज तक का कॉन्सेप्ट, आज की वीडियो कॉन्सेप्ट। आज हमने कवर किया है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को। आगे के कॉन्सेप्ट इन्हीं पे जुड़े हुए हैं, तो अगर यहां तक अच्छे से देख रहे हो तो आगे समझ आना मेरी गारंटी है। बेटा ये चैप्टर में तुम्हें इस तरीके से गोल के पिला दूंगा कि इसमें गलती ना हो, और मेरी बात मान के जाओ 90% बच्चा 12th क्लास का इस चैप्टर में गलती करके आता है, पर तुम उस 10% में से बन जाओगे जो गलती नहीं करके आओगे अगर ये वीडियोस को अच्छे से देख रहे हो, प्रोडक्टिवली देख रहे हो तो। ठीक है, आई होप सो यहां तक की वीडियो समझ आई है। इन नोट्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तुम भी साथ साथ देख सकते हो, तुम्हें तुम्हारी बुक से भी बहुत हेल्प मिल सकती है। अदरवाइज कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज करो, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, वहां पर भी तुम्हें बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हिलने की कोशिश मत करना। थैंक यू।